मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीएसके वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स. ये मैच अभी आई थिंक दोनों का लास्ट मैच भी एक दूसरे से ही हुआ था 3-4 दिन पहले. एंड वहाँ पे लखनऊ के घर पे वो मैच था एकाना स्टेडियम में. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस मैच में कि चेन्नई हार जाएगी, बट लखनऊ ने वंस अगेन हराया तो हराया, लेकिन जो वन साइडेड तरीके से हराया ना वो मैच, वो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए. मैं बड़ा खुश था कि लखनऊ ने सबको गलत प्रूफ करा, इंक्लूडिंग मी. बट इस मैच में वंस अगेन, ऑल्दो सीएसके वो मैच वन साइडेड हारी थी, इस मैच के शुरू होने से पहले मुझे अभी भी लग रहा था कि चेन्नई ये मैच जीतेगी. एंड आई थिंक सबको ये लग रहा था लास्ट के 2 ओवर से पहले तक, ठीक है, क्योंकि चेपॉक पे यार इट इज़ अ फोर्ट्रेस फॉर चेन्नई. किसी भी टीम का होम रिकॉर्ड जो बेस्ट है ना वो चेन्नई का ही है चेपॉक पे. उससे बेटर किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी आईपीएल टीम का नहीं है. एंड जिस तरीके से बैटिंग करी थी उस पिच पे 200 बनाना चेपॉक में, ये हिस्टोरिकली दिस इज द बिगेस्ट चेज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल एट द चेपॉक. ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है हमारे सामने. तब मुझे तो लग रहा था कि मतलब मुंबई कह रहा हूँ, चेन्नई जीती जाएगी यार मोस्ट लाइकली. बट जिस तरीके से एलएसजी ने हराया है ना, मैंने आईपीएल चुनने से पहले कहा था कि एलएसजी इज वन ऑफ द जेन्युइन अंडरडॉग्स फॉर द प्लेऑफ्स. कोई बड़ी बात नहीं कि वो सही में क्वालिफाई कर भी जाए भाई. राइट नाउ दे आर कंफर्टेबली सिटिंग एट नंबर 4. चेन्नई अब थोड़े मुश्किल में आ गई है. 8 में से 4 मैच जीती है, 4 हारी है. कैसे हुआ ये एग्जैक्टली डिस्कस करते हैं. टॉस जो है वो लखनऊ जीतती है. आई थिंक इट वाज अ क्रूशल टॉस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉस था. टॉस जीत के बॉलिंग करना. हमने केकेआर वाले मैच में देखा था कैसे टॉस के चलते हुए थोड़ा फर्क पड़ गया था. जब ड्यू आ गई थी सेकंड इनिंग्स में तो वो एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है. एंड तब ना मैंने वीडियो बनाई थी एंड मैंने ये भी कहा था कि भाई ये सब बहाने मत दिया करो. एंड वो बात आज भी प्रूवन है. कोई भी चेन्नई का बंदा ही मेरे से ये कहेगा ना आकर कि हम लोग टॉस की वजह से मैच हार गए, तो देन दैट इज अ वेरी रॉन्ग एनालिसिस. आर यू टेलिंग मी कि दीपक चहर ने जो कैचेस और मिसफील्ड्स करे, जो चेन्नई ने एज अ टीम इतनी गंदी फील्डिंग करी है, वो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा था? आर यू टेलिंग मी कि अगर वो कैचेस पकड़ लिए होते तो लखनऊ जीत गई होती है मैच? पिच और कंडीशंस आपको फेवर कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, बट आपको मैच कभी नहीं जिता सकते. ये बहुत बड़ी विक्टिम मेंटालिटी है सोचना कि अगर टॉस हार गए तो इसीलिए चेन्नई मैच हार गई. मैंने अपनी टीम के लिए खुद बोला था जब हम चेन्नई से हारे थे, तो आज तो मैं चेन्नई के लिए भी बोलूंगा. अगर आप ये सोच रहे हो बीइंग अ चेन्नई फैन कि टॉस हार गए इसलिए मैच हार गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दूसरी बात, जब केकेआर और चेन्नई का मैच होता तो काफ़ी केकेआर फैंस बोल रहे थे कि यार ये चेन्नई की डर्टी ट्रिक्स हैं कि पिच ऐसी बना दी जो सेकंड इनिंग्स में बेटर हो जाए एंड फिर इसीलिए हम लोग हार गए. एंड दैट वाज आल्सो वेरी डम आर्ग्यूमेंट बिकॉज टॉस तो चेन्नई के हाथ में नहीं है ना. तो चेन्नई का टॉस हारने का चांस उतना ही है जितना केकेआर का भी है. लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैथ सबने बचपन में पढ़ी है, 50-50. तो अगर चेन्नई टॉस हार जाती तो केकेआर फील्डिंग कर लेती. आज टॉस हार गया, आज एलएसजी ने फील्डिंग कर ली. तो जो फेवर चेन्नई को मिलना चाहिए था बाय विनिंग द टॉस, वो एकदम ही उल्टा भी हो गया ना. तो ऐसे में इट इज नेवर अ विनिंग बैटल फॉर द होम टीम टू क्रिएट अ पिच जो कि सेकंड इनिंग्स में इतनी चेंज हो जाए या फिर ड्यू इतनी ज़्यादा आ जाए. तो वो सोचना कि चेन्नई जानबूझ के पिच बनाती है, वो ऐसा भी नहीं होता है. वो अपने लिए गड्ढा खोदेंगे वरना. तो पिच की तो जहां तक बात थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी होगी उसके ऊपर, तो ये तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया. डोंट ब्लेम द पिच, डोंट ब्लेम द कंडीशंस. अगर आपने अपना गेम सही से खेला होता आप ये मैच जीत गए होते. हिस्ट्री में आज तक इतनी बड़ी चीज़ कभी नहीं हुई थी, ठीक है. अगर हम लोग टीम की बातें करें, लखनऊ जो है वो एकदम सेम टीम के साथ जा रही थी. क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, स्टॉइनिस खेल रहे थे, लेजेंडरी इनिंग्स आज तो. पर्टिकल एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अंदर आया था, मुझे समझ में नहीं आया क्यों भाई. मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, उसको भी डिस्कस करेंगे. निकोलस पूरन ऑफ कोर्स द बेस्ट प्लेयर ऑफ एलएसजी. दीपक हुडा, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, मैट हेनरी ने मुझे बहुत इंप्रेस करा आज, उनकी बात भी करूंगा. रवि बिश्नोई, मोहसिन खान एंड यश ठाकुर ऑफ कोर्स. अगर मैं चेन्नई की बात करूं, रहाने और गायकवाड़ आज ओपनिंग कर रहे थे. क्यों? क्योंकि सचिन रविंद्र को हटा दिया भाई फाइनली. ये बहुत बड़ी कॉल थी. ऑल्दो फेयर है बिकॉज एक स्टार्ट था कि पिछले 5 मैचेस में उसकी एवरेज 10 की थी, तो बहुत गंदा चल रहा था सीन. एंड अगर चेन्नई ने सचिन रविंद्र को बेंच कर दिया तो भाई केकेआर क्या सोच रही है स्टार्क को बेंच करने से पहले, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. चेन्नई विच इज नोन टू बैक देयर प्लेयर्स टिल द एंड, अगर वो बेंच कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को, तो भाई केकेआर प्लीज बेंच स्टार्क. बट आई थिंक दिस वाज अ बिग कॉल एंड इसका फायदा भी मिला चेन्नई को फॉर श्योर. डैरन मिचेल एट नंबर 3 क्वेश्चनेबल. जडेजा एट नंबर 4 क्वेश्चनेबल. शिवम दुबे आते हैं. एमएस धोनी थे आज. दिस मेंट एक वेरी इंटरेस्टिंग चेंज था चेन्नई के लिए. अगर धोनी एट नंबर 7 आ रहा है, दिस क्लियरली मीन्स कि आपकी जो बैटिंग डेप्थ है ना वो आपने थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करी है.
यूजुअली ऑन पेपर समीर रिजवी भी होता था तो नंबर 8 पे धोनी होता था. अब ऑफकोर्स धोनी का वो है कि वो ऊपर भी बैटिंग करने आ सकता है अगर आखिरी में 2-3 बॉल ही बचे हो, बट ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं. बिकॉज फिर मोइन अली है, फिर धोनी है नंबर 7 तक, उसके बाद बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं. दीपक चहर है, शार्दुल ठाकुर है, तुषार देशपांडे फिर आएगा, एंड अपना पथिराना एंड मुस्तफिजुर रहमान इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर सब मिलाकर. बेसिकली आपने नंबर 7 के बाद 2 बॉलिंग ऑलराउंडर्स ले रखे हैं, बट इससे पहले तक क्या था, नंबर 8 का आपके पास प्रॉपर बैटिंग हुआ करती थी. तो आपने बैटिंग डेप्थ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करा है. मैं इस चेंज को वेलकम करता हूँ. मुझे लगता है ये चेंज पॉजिटिव था, बिकॉज शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चहर टुगेदर एट नंबर 8 एंड 9 इज गुड इनफ. बहुत बैटिंग डेप्थ वैसे भी है, तो इतनी डेप्थ रखने की जरूरत थी नहीं बैटिंग में. इससे अच्छा अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते. मैंने लास्ट प्रीव्यू में भी यही कहा था चेन्नई के लिए. तो आई एम इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन. अगर हम लोग मैच की बात करें, ठीक है, लेट्स कम टू द मैच. पहले पावर प्ले में बनते हैं 49 रन्स एंड एक विकेट गिरता है रहाणे का, एंड वो जो कैच पकड़ा है केएल राहुल ने, दिस कुड परहैप्स बी द बेस्ट कैच बाय अ विकेट कीपर दिस सीजन सो फार. Amongst all the names that are in contention for the World Cup for the wicket-keeping slot, be it Rishabh Pant, be it Ishan Kishan, be it Sanju Samson, कुछ लोग ध्रुव जुरैल, जितेश शर्मा का भी नाम ले रहे हैं, केएल राहुल ने आउट ऑफ नोवेयर अभी तक का बेस्ट विकेट कीपिंग कैच पकड़ा है फॉर श्योर. दैट कैच वाज एब्सोल्यूट, मतलब पीक ऑफ अ कैच जो होता है ना, हमने वो देखा आज. एंड उसके चलते हुए रहाणे बहुत ही जल्दी आउट हो जाता है. डैरेल मिचेल बैटिंग करने के लिए आता है, हु वाज वंस अगेन स्ट्रगलिंग. आई डू नॉट गेट why he is not able to play. I don't even expect a lot of runs. Why he is not able to play at a good strike rate. That is the basic expectation to have from any guy in this modern age. I think Darren Mitchell की बैटिंग तो ना अभी थोड़ी सी लाइबिलिटी वाली लग रही है. मतलब माइट इज वेल ट्राई मोइन अली अप द ऑर्डर, अगर इतना ही मन दे तो वो बंदा कर लेता है नंबर 3 पे बैटिंग. लास्ट सीजन भी कर रखी है उसने. तो डैरेन मिचेल को ला के वहाँ पे गेम थोड़ा स्लो करना, आज किस्मत अच्छी थी बिकॉज गायकवाड इतने तगड़े फॉर्म में था ना कि उसने रन रेट को पूरा इररिलेवेंट ही बना दिया. इतना अच्छा खेल रहा था स्ट्राइक रेट से वो. 49 रन जो पावर प्ले बने ना, उसमें से 37 रन सिर्फ और सिर्फ गायकवाड के थे. इतना बढ़िया खेला है वो. एक बार फिर से हम देखते हैं कि कैचेस जो छूट रहे हैं इस मैच में भी बहुत हद तक कैचेस छोड़े दोनों टीम्स ने. पावर प्ले के अंदर ही डैरेल मिचेल का एक कैच छोड़ देता है यश ठाकुर, ऑल्दो उसी को फिर वो दोबारा आउट भी कर देता है डैरेल मिचेल को ही, तो ज़्यादा ब्लेम नहीं आया उसके ऊपर. बट नॉनदलेस इसके बाद जब 10 ओवर खत्म होते हैं तो 85 for 2 हो चुकी थी टीम. जडेजा बैटिंग करने आए थे नंबर 4 पे. आई थिंक अभी पिछले मैच में थोड़ा प्रॉमिस दिखाया था एज अ बैट्समैन. वंस अगेन इस इनिंग के बाद मैं दोबारा डाउट में आ गया हूँ कि अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए वर्ल्ड कप में या फिर जडेजा को. देखो बॉलिंग दोनों ठीक कर रहे हैं, बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फील्डिंग दोनों बहुत अच्छी करते हैं. बैटिंग में ना अक्षर पटेल चल रहा है ना जडेजा चल रहा है. इंडिया की टीम के लिए बैटिंग डेप्थ वैसी ही नहीं है वर्ल्ड कप में. अब उसमें अगर हमारे जो एक इकलौते ऑलराउंडर वाला स्पॉट होने वाला है, अपार्ट फ्रॉम अगर हार्दिक पांड्या खेलते कि नहीं, अगर वहाँ पे लोग बैटिंग ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी ऑलरेडी शॉर्ट एंड बैटिंग लाइनअप और छोटी हो जाएगी. तो जडेजा ने जो इनिंग्स खेली आज, इट वॉज हॉरेंडस यार. मतलब आई लव जडेजा, मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, उसको तो क्रेडिट नहीं दिया जाता. बट आज तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. उसकी स्ट्राइक रेट ना, जब 10 ओवर खत्म हो गए थे, आधा मैच खत्म हो गया था, तब उसकी स्ट्राइक रेट 100 से कम की दी. इट इज़ अनएक्सेप्टेबल. इतनी बैटिंग डेप्थ होने के बाद जब नंबर 9 तक लोग बैटिंग कर सकते हैं आपकी टीम पे, और पिच इतनी अच्छी है. बाय द वे पिच जो है कोई कितना भी कह ले, अगर आप 200 रन बना रहे हो, 210 रन बना रहे हो, वो चेज भी हो रहा है. वंस अगेन आई वुड से ये सब बहाने होते हैं कि पिच थोड़ी फंसेगी, ऐसा होगा वैसा होगा. अगर 420 रन बन रहे हैं मैच में तो पिच अच्छी ही है बैटिंग के लिए भाई, बहुत अच्छी है पिच बैटिंग के लिए. तो यहाँ पे ये स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है. कृणाल पांड्या स्टॉइनिस यहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे. 36 रन आते हैं इस फेज में, ऑलमोस्ट 9 रन एवरी ओवर. मेन जो पिटाई होती है वो बिश्नोई और स्टॉइनिस की होती है. कृणाल पांड्या एक्चुअली बोल्ड प्रिटी वेल, ठीक है, बट अल्टीमेटली इसके बाद हम देखते हैं कि मोहसिन खान जडेजा को आउट कर देता है. एंड 15 ओवर के खत्म होने तक 135 रन बन चुके थे. सिर्फ जडेजा का विकेट गिरा था, 3 विकेट गिरे थे टोटल, विच मेंट कि शिवम दुबे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं. ठीक है, शिवम दुबे ने आते ही जो पिटाई शुरू करी है, जो थोड़ी भी सरदर्दी थी ना गायकवाड के ऊपर जब जडेजा बैटिंग कर रहा था स्ट्राइक रेट को लेके, रन रेट को लेके, वो सारा का सारा शिवम दुबे ने दूर कर दिया. इनफैक्ट सिंगल हैंडेडली जडेजा और डैरेल मिचेल की इनिंग्स को कॉम्पनसेट करा शिवम दुबे ने. आज जो 210 रन बने हैं ना चेन्नई के, जितना बड़ा हाथ है उसमें गायकवाड का है क्योंकि खुद तो 100 मारी ही है. आई थिंक उतना ही बड़ा हाथ यहाँ पर दुबे का भी है. ऑन पेपर रन उसके कम होंगे
बट जो इम्पैक्ट दुबे ने क्रिएट करके दिया है ना, उसका फ़ायदा चेन्नई को तो मिला ही मिला है, इवन गायकवाड को मिला है भाई उसका फ़ायदा। मुझे नहीं लगता गायकवाड की 100 हो पाती है अगर शिवम दुबे इतना केयरफ्री होकर दूसरे एंड पे खेलता नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता। शिवम दुबे ने वंस अगेन द वे ही हैज़ बैटेड, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। बिश्नोई और कृणाल पांडे ने दोनों ने मिला के 4 ओवर फेंके। मुझे समझ में नहीं आ रहा बाकी ऑपोजिशन टीम के कैप्टन इतना क्या डरे हुए हैं शिवम दुबे से कि वो स्पिनर से बॉलिंग ही नहीं कराना चाहते। इसके चलते में पता क्या हुआ, स्टॉइनिस को ज़बरदस्ती 4 ओवर डालने पड़े और वो आई थिंक 45-47 रन कुछ खाया 4 ओवरों में। तो आई थिंक यहाँ पे केएल राहुल ने कैप्टनसी सही नहीं करी। ये एक चीज़ थी जहाँ पे मैं केएल राहुल की कैप्टनसी को क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ठीक है मैं समझता हूँ कि शिवम दुबे बहुत क्लीन हिटिंग कर रहा है इस टाइम पे, बट जहाँ पे एक वो थ्रेट है ना पिटने का, वहीं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है विकेट लेने की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका चहल है। पिट आई तो वैसे वो पेसर की भी कर रहा है आज के टाइम पे। मुझे लगता है ये एक मिथ है आज के टाइम पे कि शिवम दुबे पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। आज के टाइम पे तो पेसर्स को भी उतना ही पीट रहा है वो। आज उसने 250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है। क्या कर लिया तुमने स्पिनर्स को हटाकर? मुझे लगता है स्पिनर्स को लाते तो शायद एक आउट होने का चांस तो मिलता ही। तो टैक्टिकली आई वुड वांट टू सी कैप्टन्स ऑफ द ऑपोजिशन टीम टू टेस्ट मोर स्पिनर्स अगेंस्ट शिवम दुबे। सिर्फ पेसर से नहीं होने वाला, वो नहीं आउट हो रहा आजकल, बाउंसर पे आउट नहीं हो रहा वो आजकल, भूल जाओ उसको। सो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या था लॉजिक यहाँ पे। बट जब 20 ओवर खत्म होते हैं 210 रन बन जाते हैं यार। सिर्फ शिवम दुबे अल्टीमेटली रन आउट होता है लास्ट ओवर में, वो भी, वरना गायकवाड एंड दुबे ने जो बैटिंग करी है इन लेस देन 50 बॉल्स उनकी 100 की पार्टनरशिप हो चुकी थी। गायकवाड ने जो 100 मारी है, अभी हमने जायसवाल की बात करी पिछले सेगमेंट में, गायकवाड वंस अगेन, ये जो सारे इंडियन ओपनर्स हैं जो कि धीरे धीरे एकदम से फॉर्म में आ रहे हैं, राइट नाउ 4 पीपल हु आर इन कंटेंशन फॉर द ओपनिंग स्लॉट इन द वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल एंड गायकवाड, चारों ने 100 मार दिए। कोई बड़ी बात नहीं, गिल भी 100 मार देगा अभी। सब 100 मार रहे हैं भाई। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन टीम कि ऑल्दो अब सिलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट भाई प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ने कभी किसी को कहीं मना करा यार, कोई बुरी बात तो होती नहीं है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि गायकवाड ने भी ना ही से 100 मारी। पहली बात तो ये कि 100 मारी तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्राइक रेट जो थी उसकी, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। गायकवाड जिस स्ट्राइक रेट से खेलता है एवरेज पे, ऑन एन एवरेज, it is a bit below par as per the modern T20 standards, the ideal modern T20 standards. But आज जो उसने बैटिंग करी है ना, it was every single bit of the modern T20 game that you want to see. Exactly वैसी बैटिंग करके दी है। अगर वो ऐसे टेम्पलेट पे बैटिंग कर सकता है रेगुलरली, तो डेफिनेटली T20 में तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है भाई। Especially when Virat Kohli and Rohit Sharma make way for the youngsters. For sure he could be a contender to open the innings for India. सो ऑल एंड ऑल आई थिंक फिर वो धोनी लास्ट में एक बॉल खेलने के लिए आ जाता है, ही स्कोर्स अ बाउंड्री। बाय द वे धोनी के लिए भी मैं एक चीज़ कहूँगा बिफोर मूव टू द सेकंड इनिंग्स। देखो मीम्स तक तो ठीक था, ठीक है, मजाक उड़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब समझ में आता है, बट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज कि धोनी, एंड आई एम सरप्राइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला वो बंदा, इंजरी के रिहैब में था वो जिस तरीके की फिनिशिंग कर रहा है ना हर मैच में, वो एक पॉइंट तक चलो मजाक समझ में आता है, बट एक्चुअली में बहुत तगड़ी है भाई। मतलब हर मैच में अगर आप आके लास्ट के 1-2 ओवर खेल के 25-30 रन बना दे रहे हो, आज भी एक बॉल खेल के चौका मार दिया, अगर आप आधा आईपीएल हो चुका और हर मैच में ऐसा कर रहे हो, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा भाई कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लक नहीं है, फिर वो जेन्युइनली अच्छी बैटिंग कर रहा है। एंड अगर वो ऐसे ही रोल में खेलता आ रहा है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर रैना ने जो कहा है कि ही इज़ नॉट रिटायरिंग दिस ईयर, शायद वो सच हो, शायद वो 1-2 सीजन और खेले इफ़ ही इज़ प्लेइंग लाइक दैट। बट एनीवे, मूविंग टू द सेकंड इनिंग्स, एक बहुत ही बिलो पास स्टार्ट होती है फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स बिकॉज दोनों ही ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं। लेट्स डिस्कस दिस। 45 for 2 होती है पावर प्ले में लखनऊ सुपर जायंट्स। अ वेरी पुअर स्टार्ट, विकेट भी गिर जाते हैं, इकोनॉमी क्या, रन रेट भी बहुत अच्छी नहीं होती है। क्विंटन डिकॉक तो चलो पहले ओवर में आउट हो गया, सो हो गया। देखो केएल राहुल का ऑन पेपर स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं था, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हर्षा भोगले ने उससे पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये बात भी करी थी। ऑन पेपर स्ट्राइक रेट नहीं अच्छी हुई बिकॉज बीच में डॉट बॉल थोड़ी ज़्यादा हो गई, बट इफ़ यू नोटिस केएल राहुल इज शोइंग मोर इंटेंट देन एवर बिफोर टू स्कोर द बाउंड्रीज। अब इसके चलते हुए शायद वो सिंगल्स को थोड़ा इग्नोर कर दे रहा है, एंड वो एक हेल्दी कॉम्बिनेशन उसको लाना पड़ेगा इवेंचुअली। बट उसने खुद भी कहा कि मैं कॉन्शियसली ट्राई कर रहा हूँ। आई हैव रियलाइज कि पिछले 1-1.5 साल में T20 का जो गेम है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है एंड एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं।
प्लस इम्पैक्ट प्लेयर भी है, तो बैटिंग डेप्थ का कोई टेंशन नहीं है, तो हम ऑल आउट जा सकते हैं स्टार्टिंग से ही. एंड सो आई एम ट्राइंग टू अडॉप्ट टू दैट लेवल ऑफ द गेम. इट इज़ नाइस टू सी. मतलब देखो KL राहुल को ना बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी बहुत क्रिटिसाइज कर चुका हूँ, बट आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि मेरे दिल में ना एक बहुत ही सॉफ्ट स्पॉट है KL राहुल के लिए. बिकॉज वो कैसी परफॉर्मेंस कर रहा हो, आई थिंक एफर्ट पूरा देता है, एंड आई लाइक द गाय ऑल्सो. नो टैंट्रम्स, नो एटीट्यूड, ऑलवेज ट्राइज टू वर्क हार्ड, ऑलवेज ट्राइज टू गिव हिज बेस्ट फॉर द टीम. हाँ, मैं समझता हूँ कि भाई कई बार वो चोक कर जाते हैं, जो हो जाता है, स्ट्राइक रेट इशूज़ होते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा करा वैसा करा, बट यू कैन नॉट हिट द गाय. ये फैक्ट है. एंड आई अप्रिशिएट दैट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू चेंज. I think he's over 30 now, and in this phase of his career, although it is supposed to be his prime, by the way, early 30s तो prime ही होते हैं, but the fact that he is trying to change the way he approaches the game, I think he deserves a bit credit there. Regardless, वो out जल्दी हो जाता है, एंड इसके चलते हुए स्टॉइनिस जो है ना, वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आया था आज. KL राहुल से ये भी पूछा गया था कि इसके पीछे का क्या इंटेंशन था, एंड आई वॉज सो हैप्पी विद द आंसर दैट ही गेव. ये हम लोग हर मैच के एनालिसिस में बोलते आ रहे थे इससे पहले कि ये LSG की टेंडेंसी है कि इसका KL राहुल, क्विंटन डिकॉक को, पर्डिकल, तीनों को ऊपर साथ में भेज दो, फिर बीच में 1-2 हिटर एकदम साथ में ले आओ, स्टॉइनिस पूरन को, फिर बाकी सारे एंकर्स को दोबारा साथ में ले आओ, बदोनी, कृणाल पांड्या, सबको. कृणाल पांड्या तो चलो क्या ही है. उसने कहा कि यार वी रियलाइज्ड कि हमें थोड़ी और फायर पावर चाहिए पावर प्ले के अंदर, एंड सो एन एक्सप्लोजिव बैट्समैन एट नंबर 3 वॉज नीडेड. इसके चलते स्टॉइनिस नंबर 3 पे आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देवदत्त पडिक्कल एज एन इम्पैक्ट प्लेयर नंबर 4 पे आ रहा है. मुझे समझ में नहीं आया डिसीजन क्या था. अ वेरी हॉरेंडस इनिंग्स बाय देवदत्त पडिक्कल, पूरा मोमेंटम खराब कर दिया था बीच में. आई नो आई एम बीइंग हार्श, बट सच्चाई बोलनी पड़ेगी यार. 100 से कम की स्ट्राइक रेट जब आप 210 चेस कर रहे हो, सेकेंड इनिंग्स में खेल रहे हो, तो पिच का भी बहाना नहीं है. आई थिंक ही वॉज कंप्लीटली आउटप्लेड इन दिस गेम, एंड जिस तरीके से आउट होता है ना, उसकी बात करेंगे अभी. जब 10 ओवर खत्म होते हैं, 83 रन बन चुके थे, विच मेंट कि 38 रन आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में. इट वॉज गुड, इट वॉज डिसेंट. इट वॉज ऑल थैंक्स टू मोइन अली, जिसकी 2 ओवर में बहुत पिटाई हो जाती है. स्टॉइनिस की 50 हो चुकी थी यहाँ तक. पर्डिकल के जब 10 ओवर खत्म हो गए थे LSG के, 16 बॉलों में सिर्फ 12 रन थे. इमेजिन कितना प्रेशर था स्टॉइनिस पे दूसरे एंड से कि नेट रन रेट को कॉम्पनसेट करें, रिक्वायर्ड रन रेट के साथ लेवल पे रखें, विच इज़ वाई दैट इनिंग्स इज सो स्पेशल. जब 15 ओवर खत्म होते हैं, ठीक है, 137 for 3 थी LSG. जो एक विकेट गिरता है वो पर्डिकल का ही गिरता है, क्योंकि फिर पूरन आ गया था बैटिंग करने के लिए, वो तो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था. जिस तरीके से पूरन आउट हुआ है, पर्डिकल आउट हुआ है, देखो मैं यूजुअली ना विकेट्स जो गिरते हैं, जो डिसमिसल्स होते हैं बैट्समैन के, उनको टैक्टिकली ज़्यादा एनालाइज नहीं करता हूँ T20 फॉर्मेट में. जब हम टेस्ट मैचेस के लिए पॉडकास्ट बना रहे होते हैं, तब तो मैं पूरा सेटअप डिस्कस करता हूँ अच्छे से, कैसे सेटअप हुआ, कैसे टैक्टिकली बीट हुआ, टेक्निकली क्या कमी रह गई. बट T20 में इतना पॉइंट होता नहीं करने का. बट मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू. अगर आप नोटिस करो, पर्डिकल जिस तरीके से आउट हुआ है पथिराना पे, बोल्ड हुआ है बेसिकली, ही कंप्लीटली मिसजज द लाइन, कंप्लीटली. मिडिल लेग की बॉल को जब वो फेस करने जा रहा है, एज अ बैट्समैन बेसिकली यू ऑलवेज हैव टू कवर योर स्टम्प्स. उसके बाद आप सीधा खेलो, फिर इसको रोल करके मिड ऑन पे, मिड ऑफ पे खेल दो, मिड ऑफ कह रहा हूँ, मिड विकेट पे खेल दो. दैट इज अप टू यू एज पर द डिमांड ऑफ द T20 गेम. बट अगर आप देखो, जब वो आउट हुआ है, उसके दोनों के दोनों पैर इतने ज़्यादा बाहर थे कि उसके तीनों विकेट दिख रहे थे. ही डिड नॉट कवर द स्टम्प्स एट ऑल. इसका क्या मतलब है? उसने हाथ से बॉल की लाइन को बिल्कुल ही मिसरीड कर दिया, बिल्कुल ही जज नहीं कर पाया. ऑफ कोर्स इसमें पथिराना का जो वियर्ड एक्शन है उसका भी कुछ रोल था, बट मिडिल लेग की बॉल को अगर आप बोल्ड हो रहे हो ना, मतलब ऑफ स्टंप की बॉल पे या फिर फोर्थ स्टंप की बॉल पे अगर आप आउट होते हो, तो तब आप कहते हैं ना, जैसे विराट कोहली के लिए कहते हैं कि स्टंप्स कवर करके नहीं खेलता, इसीलिए फिर दूर से बॉल को निक कर देता है. बट लेग स्टंप की बॉल जो कि ऑलरेडी आपकी बॉडी पे है, उसको भी आप हट के खेल रहे हो. एंड ऐसा भी नहीं कि हट के कोई आड़ा टेढ़ा शॉट मारने जा रहे थे, सीधा खेलने जा रहा है. इट क्लियरली मीन्स दैट ही कंप्लीटली मिसजज द लाइन एंड कंप्लीटली शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. आई होप दैट गाइज डज वेल यार. मतलब अभी इंडिया के लिए भी खेला था टेस्ट मैच, तो डिसेंट खेला था. अभी एकदम से आउट ऑफ फेवर सा ही हो जाएगा ऐसे तो यार. रिगार्डलेस पूरन बैटिंग करने के लिए आता है, ही डज रियली वेल. वंस अगेन आई विल ऑलवेज रीआइटरेट दिस, मेरे लिए अभी तक आधा IPL हो चुका है. LSG का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, MVP जो है ना, वो पूरन ही है. रन रेट को काफ़ी इंप्रूव कर दिया था स्टॉइनिस के साथ आकर. 54 रन जो है इस फेज में बनते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में.
कैच पता है क्या, पथिराना यहाँ पे 2 ओवर डालता है, सिर्फ और सिर्फ 14 रन खाता है, सिर्फ 14 रन, जस्ट 7 रन एवरी ओवर। ये बहुत बड़ा फैक्टर था यहाँ पे गेम चेंजिंग, बिकॉज इसके चलते हुए ना आखिरी के 5 ओवरों में यू रिक्वायर्ड आई थिंक कितना 73 रन रह गए थे, 74 रन रह गए थे। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 15 रन एवरी ओवर, बहुत बड़ी आस्क है ये। रिगार्डलेस वी ऑल नो एलएसजी जीती, बट कैसे जीती, ठीक है। शार्दुल ठाकुर को 16th ओवर दिया जाता है। भाई गायकवाड़ की कप्तानी में मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जब दीपक चहर ने से पहले 2 ओवर डाले थे एंड बहुत इकोनॉमिकल थे, आई थिंक सिर्फ 8-9 रन दिए, जडेजा ने बड़ी इकोनॉमिकली बॉलिंग करी। ऑफकोर्स जडेजा को तो आखिर के 5 ओवर में एक भी ओवर नहीं दिया जाएगा, समझ में आता है मुझे, स्पिनर है वो, बट दीपक चहर से क्यों नहीं बॉलिंग कराई, शार्दुल ठाकुर से बॉलिंग क्यों कराई थी? आई एम क्यूरियस टू नो कि उसके पीछे का धोनी का डिसीजन था या गायकवाड़ का था या फिर क्या थिंकिंग थी उसके पीछे की। आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू नो, बिकॉज शार्दुल ठाकुर वो 16वां ओवर डालता है, द फर्स्ट ओवर ऑफ द डेथ फेज, एंड वहां पे जो पिटाई खाता है, आई थिंक 15-20 रन खाता है वहां पे कुछ, तुरंत वहां से मोमेंटम बदल गया, तुरंत के तुरंत। सो मच सो कि आखिरी 2 ओवर जो थे, एक पथिराना का था, एक मुस्तफिजुर रहमान का था, जो कि अभी तक इससे पहले आईपीएल में बड़ा अच्छा करते हुए आए डेथ ओवर्स में। उन दोनों के ओवरों में भी, उन दोनों ओवर को मिला के कुछ 30-35 रन रह गए थे आखिरी में, आराम से चेज हो गया, आराम से, विद बॉल्स रिमेनिंग। पूरा जो टेम्पो था, जो मोमेंटम था, वो पूरा एलएसजी की तरफ शिफ्ट हो गया आफ्टर दैट शार्दुल ठाकुर ओवर। डिड दे मिस अ ट्रिक देयर? रिगार्डलेस मैं फिर भी कहूंगा सीएसके को मैच जीतना चाहिए था अगर वो अपने कैचेस पकड़ लेते और मिसफील्ड ना करते। दीपक चहर से बॉलिंग नहीं कराई तो नहीं कराई, वो भाई साहब ने मिसफील्ड और कर दी, और ऐसे हाथों के नीचे वाली मिसफील्डिंग करी है। सीएसके ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर दिस गेम। यू कैन नॉट ब्लेम द पिच, यू कैन नॉट ब्लेम द ड्यू, कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते तुम। अगर तुमने फील्डिंग अच्छे से कर दी होती ना तो तुम फिर भी गेम जीत गए होते। रिगार्डलेस दीपक हुडा जब बैटिंग करने के लिए आया था, जब पूरन आउट होता है, बड़ा अच्छा सपोर्ट करा उसने स्टॉइनिस को, एंड स्टॉइनिस ने जिस तरीके से गेम कंप्लीटली एलएसजी के फेवर में ले गया। दिस इज द बिगेस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ रन चेज एट द चेपॉक, दिस इज द बिगेस्ट एवर रन चेज इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल एट द चेपॉक। काफ़ी हिस्टोरिक गेम था, काफ़ी हिस्टोरिक इनिंग्स थी, एंड मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्टॉइनिस भी फॉर्म में आ गया भाई। अब ऑस्ट्रेलियन अपना स्टार्क कब आएगा फॉर्म में यार, उसका फॉर्म कब आएगा? अब तो स्टॉइनिस भी चल रहा है। I hope he does well as well. But all in all, LSG, they have played a master class right now. 2 बार 2 difficult games में CSK को लगातार हराना, ये one of the most difficult phases था LSG के लिए इस टूर्नामेंट में। इन्होंने ये निकाल लिया है, जिसके चलते हुए ये लोग कंफर्टेबली अभी नंबर 4 पे बैठे हुए हैं। 3 मैचेस हारे, 5 मैचेस जीते हैं, 6 मैचेस बचे हैं, 3 भी और जीत जाएंगे तो मोस्ट लाइकली क्वालिफाई कर जाएंगे। 50-50 चल रहा है, 50% विन रेट चाहिए बस। अगर मैं सीएसके की बात करूं, सीएसके को अगले 6 में से 4 मैचेस तो जीतने ही है, एंड इतना आसान होने नहीं वाला है। आई एम स्टिल गोइंग टू बैक सीएसके, मुझे लगता है कि अभी भी जीत सकते हैं वो लोग, बट एक भी अगर और आप मैच हार गए, देन सडनली यू आर लुकिंग जस्ट लाइक मुंबई इंडियंस, जो भी 5 मैच हार चुके हैं। एंड देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि क्या ऐसा हो सकता है कि सीएसके और मुंबई दोनों ही क्वालिफाई ना करें। कितना रेयर होता है ये। आई थिंक कोविड के टाइम पे एक सीजन में ऐसा हुआ था ना, 2020 या 21 में कभी हुआ था। 21 में तो चलो चेन्नई जीती थी, या 22 में हुआ था, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली। जिसको पता कमेंट से बताना। एक ऐसा सीजन था जहाँ पे दोनों लास्ट आए थे, 8th और 9th और 10th आए थे। सो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऑफकोर्स बॉटम 3 में तो नहीं आएंगे, वो तो हिस्सा हमारी होली ट्रिनिटी का ही है, दिल्ली, पंजाब एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बट could these teams fail to finish for the playoffs? अब यहाँ से सेकेंड हाफ आईपीएल का शुरू हो चुका है, कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड सो ये क्वेश्चंस नेचुरल हैं उठने। सीएसके को थोड़ा बकल अप करना पड़ेगा, इतना लूज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब तो घर पे भी हार गए। लेट्स सी क्या होता है। आई एम स्टिल बैकिंग सीएसके पर्सनली, आई थिंक दे शुड बी एबल टू मेक इट, बट एनीथिंग इज पॉसिबल। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।